हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल दिव्य डायरेक्शन। जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं, बीएड का पेपर चल रहा है। तो आज हम लोग बात करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर, यानी हम बात करेंगे इसके बीएड फोर्थ सेमेस्टर के 117 बी का पेपर की। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उसको हम कवर करेंगे। इसमें हम बात करेंगे आज यूनिट फर्स्ट, जिसका हमारा 117 भी जो पेपर है उसका नाम है हमारा पॉपुलेशन एजुकेशन, यानी जनसंख्या के शिक्षा के बारे में। तो हमारा फर्स्ट यूनिट भी यही है, जिसका नाम है जनसंख्या शिक्षा। तो हम बात करने वाले हैं जनसंख्या शिक्षा की, यानी यूनिट फर्स्ट को हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम इस वर्ड को समझते हैं कि जनसंख्या शिक्षा आखिर है क्या। तो देखिए, जो जनसंख्या शिक्षा है ये दो वर्ड से बनी हुई है। जो जनसंख्या शिक्षा है वो दो वर्ड से बनी हुई है। पहला इसमें है जनसंख्या। पहले इस वर्ड को हम समझते हैं कि जनसंख्या क्या होती है। तो देखिए, दो वर्ड है, कौन कौन से। पहला है जन, जिसका मतलब होता है लोग। दूसरा वर्ड है संख्या। दूसरा वर्ड हमारा क्या है, संख्या। संख्या का मतलब आप लोग जान रहे हैं नंबर, यानी काउंट करना। तो जब लोगों को काउंट करेंगे, यानी लोगों की जो संख्या है किसी पर्टिकुलर स्टेट में, एक निश्चित स्थान पर किस लोगों की संख्या कितनी है, इसी को हम लोग बोलते हैं जनसंख्या, यानी लोगों की संख्या। अब ऐसा नहीं कि किसी भी हम बात कर देंगे, अगर हम जनसंख्या कहें कि कोई एक एरिया ले लिया जाए, कोई पर्टिकुलर एरिया, इसमें कह दिया जाए कि 10 कुत्ते हैं, इसमें कह दिया जाए कि 10 गाय हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि इस एरिया में टोटल इसका जनसंख्या जो होगा वो 20 हो जाएगा, क्योंकि 10 कुत्ते हो गए और 10 गाय हो गई। तो यहाँ का पॉपुलेशन जो हो जाएगा, जो जनसंख्या हो जाएगा, वो 20 नहीं होगा। क्योंकि जब भी हम जनसंख्या की बात करेंगे तो लोगों की संख्या, इसमें केवल एक तरह के लोगों की संख्या की बात करते हैं। जैसे यहाँ बात करेंगे कुत्ते की जनसंख्या तो केवल 10 ही होगी, गाय की कहेंगे तो 10 ही होगी, टोटल 20 नहीं होगा। तो ये होती है जनसंख्या, लोगों की संख्या के बारे में। अब हमारा वर्ड है जनसंख्या शिक्षा, यानी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये पढ़ने जा रहे हैं कि जनसंख्या के बारे में शिक्षा, यानी हम पढ़ने जा रहे हैं। शिक्षा का मतलब क्या होता है, सीखना। तो हम पढ़ेंगे कि जनसंख्या जो है, जनसंख्या जो वर्ड है उसके बारे में आज पूरी डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो शिक्षा का मतलब क्या हो गया, सीखना। शिक्षा का जो मतलब हो गया सीखना। किसके बारे में सीखना, किसके बारे में नॉलेज लेना, ज्ञान प्राप्त करना, जनसंख्या, लोगों के संख्या के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको क्या है मेन टॉपिक, क्या है वर्ड, इसको हम देखते हैं। तो पहला जो इसमें लिखा हुआ है हमारा, कि क्या लिखा हुआ है, एक ऐसी, पहला इसका अर्थ देखते हैं। लिखा है परिवार, समाज, देश तथा विश्व की जनसंख्या स्थिति का अध्ययन करना। यानी जनसंख्या शिक्षा क्या है कि परिवार के बारे में, समाज के बारे में, देश के बारे में तथा विश्व की जो जनसंख्या की स्थिति है उसके बारे में अध्ययन करने की जो प्रक्रिया है, अध्ययन करने की जो प्रोसेस है, उसी को हम बोलते हैं जनसंख्या शिक्षा। अब दूसरा इसमें पढ़ लिया, जनसंख्या शिक्षा के कारण क्या है। दूसरा हम बात करेंगे जनसंख्या शिक्षा के कारण क्या है, और तो जनसंख्या विस्फोट क्या है। जो जनसंख्या शिक्षा हम पढ़ने जा रहे हैं उसका मेन कारण क्या है, आखिर क्यों हमें जनसंख्या शिक्षा पढ़ाया जा रहा होगा, ऐसे तो पढ़ाया नहीं जा रहा होगा। तो हमें बात करेंगे इसमें जनसंख्या के विस्फोट की। अब विस्फोट का मतलब क्या है, अचानक से जब जनसंख्या बढ़ेगा तो लोगों को परेशानियां होंगी, बहुत सारी चीज़ें लोगों को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेंगी, जो स्रोत है वो नहीं मिलेगा, तो कम होगा। तो यहाँ पे हमें लोगों के बारे में जानना पड़ेगा, आखिर ये जनसंख्या इतनी बढ़ी क्यों। तो जनसंख्या जब तीव्र गति से बढ़ती है तो इसी को बोलते हैं जनसंख्या विस्फोट। तो हम दूसरा टॉपिक इसमें कवर करेंगे, जनसंख्या विस्फोट की। तीसरा हमारा पॉइंट है कि जनसंख्या जो शिक्षा है वह किस उद्देश्य से हमें पढ़ाया जा रहा है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, हमें क्यों जनसंख्या शिक्षा के बारे में बताया जा रहा है। तो इसका जो उद्देश्य है वह यह है कि व्यक्तिगत एवं समष्टिगत रूप से जन को शिक्षित करना। यानी व्यक्तिगत रूप का मतलब क्या है, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी एक व्यक्ति को। समष्टि का मतलब क्या है, हम बात करेंगे पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या की, कम्युनिटी की। इस रूप से यानी एक व्यक्ति के और लोगों, समाज में जितने लोग हैं इन दोनों के, अगर उन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर एक लोगों को शिक्षित करना, ये हमारा उद्देश्य, यानी जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य है। यानी शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि एक लोगों के बारे में बताना, पूरे समाज के बारे में बताना, लोगों को इन दोनों के बारे में शिक्षित करना ही जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया हमारा। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट है इसमें कि यहाँ लिखा कि जितने विद्वान हैं, अनेक जो विचारक है, जो विद्वान हैं, वह जनसंख्या शिक्षा को अपनी तरीके से अलग अलग क्या किए हुए हैं, इसको अर्थ इसका अलग अलग दिए हुए हैं। किसी का मानना है कि अनेक जो विचारक हैं और विद्वान हैं, इनके अनुसार कहा गया है कि जनसंख्या शिक्षा का अर्थ परिवार नियोजन
तथा यौन शिक्षा होता है। कुछ ऐसे विद्वान थे जो मानते थे कि जो जनसंख्या शिक्षा है उसका मतलब होता है कि परिवार को कंट्रोल करना, परिवार को नियोजन करना, और यौन शिक्षा यानी अपने बॉडी के बारे में बताना, इसके बारे में बताना ही क्या है, जनसंख्या शिक्षा है। लेकिन जबकि ये सही नहीं है। ये जो परिभाषा दिया गया है कि परिवार के बारे में बताना, परिवार को कैसे कंट्रोल करना, यौन शिक्षा देना, ये जो डिफिनीशन है, जो परिभाषा है, वो सही तरीके से सही नहीं है। परिवार नियोजन तथा यौन शिक्षा जनसंख्या शिक्षा के अंतर्गत आता नहीं। एक छोटा सा ये पार्ट है जनसंख्या शिक्षा का। ये नहीं कह सकते यही जनसंख्या शिक्षा है, ये उसका एक छोटा सा भाग है। अब बात करते हैं जनसंख्या शिक्षा का संबंध। इसका संबंध क्या है ये देख लेते हैं। यानी जनसंख्या जो शिक्षा है इसका संबंध किससे है, कि किस हमारे किस नॉलेज से है, किस ज्ञान से है। तो जनसंख्या शिक्षा का जो संबंध है वो विशेष रूप से सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक उत्थान से है। यानी हम जनसंख्या जो शिक्षा पढ़ रहे हैं वह सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे और हमारी जो सांस्कृतिक उत्थान है, सांस्कृतिक जो चीज़ें हैं, परंपरागत जो चीज़ें हैं, उससे ये संबंधित रहे। तथा इसकी जो नीतियाँ और कार्यक्रम है वह राज्य और राष्ट्र के विकास के कार्यक्रम से संबंधित होने चाहिए। यानी जनसंख्या शिक्षा की जो हम बात करते हैं, इसकी जो नीतियाँ हैं वह हमारे जो इसकी कार्यक्रम और नीतियाँ हैं वह राष्ट्र के विकास के कार्यक्रम से संबंधित होनी चाहिए। यानी हम कहने का मतलब क्या है कि जनसंख्या शिक्षा का अगर हम तात्पर्य देखें, जनसंख्या शिक्षा का अगर हम अर्थ देखें तो जीवन स्तर को उच्च बनाने तथा सुखी जीवन में समृद्धता लाने वाली शिक्षा से है। यानी एक ऐसी शिक्षा जो हमारे जीवन के स्तर को उच्च बना दे, अच्छा बना दे, सुखी जीवन हमारा बना दे, ऐसी शिक्षा को हम बोलते हैं जनसंख्या शिक्षा। जनसंख्या शिक्षा मुख्यतः 3 शब्दों से बना हुआ है। यानी जनसंख्या जो शिक्षा है वह हम कहेंगे कि 3 वर्ड से बना हुआ। कौन कौन सा है? पहला है जन, जिसका मतलब क्या था? जिसका मतलब था लोग। दूसरा वर्ड है संख्या, यानी लोगों की क्या है? काउंटिंग है, संख्या है। शिक्षा का मतलब क्या? सीखना, यानी लोगों की जो संख्या है उसके बारे में सीखना ही क्या है? ये जनसंख्या शिक्षा कहलाती है। अब आगे देख रहे हैं कि कुछ साइंटिस्ट जो हैं, कुछ जो यहाँ पे दार्शनिक हैं, कुछ जो यहाँ पे वैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार जनसंख्या शिक्षा का क्या अर्थ है इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें एक है जिनका नाम है यूनेस्को। अगर यूनेस्को के अनुसार देखें, अब यूनेस्को ने इसको डिफाइन कैसे किया है, तो जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षणिक कार्यक्रम है। कहा गया कि जो जनसंख्या शिक्षा है ये एक शैक्षणिक कार्यक्रम यानी सीखने की प्रक्रिया है जो जनसांख्यिकी स्थितियों का अध्ययन परिवार, समुदाय, राष्ट्र, विश्व के संदर्भ में इस उद्देश्य से करती है जिससे उन परिस्थितियों के विषय में छात्रों में विवेकपूर्ण एवं दायित्वपूर्ण अभिव्यक्तियों एवं व्यवहारों को विकसित किया जा सके। इसका क्या मतलब है? इसका कहने का मतलब है कि जो जनसंख्या शिक्षा है वो हमारा एक शैक्षणिक कार्यक्रम, एक सीखने की प्रक्रिया है जो जनसंख्या की जो स्थिति है उसका अध्ययन हमारे परिवार, समुदाय, राष्ट्र और विश्व के संदर्भ में करती है। ठीक है, उसके उद्देश्य के संदर्भ में करती है, जिससे होता क्या है, इसके परिस्थितियां जो हैं, इसके जो विषय हैं वो छात्रों को क्या करती हैं, इसके बारे में छात्रों को बताते हैं, जिसमें विवेकपूर्ण और दायित्वपूर्ण अभिव्यक्तियों और व्यवहारों का क्या होता है उसमें छात्रों में विकसित किया जाता है। जो उनकी अभिव्यक्ति है, जो उनके व्यवहार हैं, वो इस शिक्षा से क्या होते हैं, बदल जाते हैं जनसंख्या शिक्षा के जानने के बाद। अब हम बात करते हैं दूसरा, यानी प्रोफेसर स्लोन वेलेंट्स के अनुसार। अब इनके अनुसार क्या था, कहा गया संख्या चाहे जो हो, जनसंख्या का जो संख्या हो वो चाहे कुछ भी हो, हमारा संबंध औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत निर्देश प्रणाली में परिवार नियोजन की सार्वजनिक नीति, परिवार तथा राष्ट्र परिवार नियोजन की वांछनीयता आदि को सम्मिलित किया जाए। यानी इनकी कहा है कि संज्ञा कोई भी हो उससे हमें नहीं मतलब है, लेकिन औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत, यानी हमें औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत जो करना है वो परिवार नियोजन और सार्वजनिक नीति परिवार, राष्ट्र के परिवार नियोजन की जो वांछनीय है, यानी जिसको हम चाह रहे हैं उसको इसमें सम्मिलित किया जाए। यानी हम जो चाह रहे हैं राष्ट्र में, राष्ट्र परिवार नियोजन चाह रहे हैं, परिवार में नियोजन चाह रहे हैं, सार्वजनिक नीति जो हमारी है, इन सब को अपने इच्छा के अनुसार क्या करेंगे, इसमें सम्मिलित करेंगे। साथ ही साथ जनसंख्या का जो जनसंख्या का आर्थिक स्थिति है, सामाजिक विकास है, परिवार के आकार और व्यक्तिगत जो जटिलता है, इसमें हम इसकी अध्ययन करेंगे और हमें करना चाहिए। उसके बाद हमारा आता है अगला, प्रथम
विश्व स्तरीय बुखारेस्ट सम्मेलन, इसके अनुसार, ये सम्मेलन क्या है, इसके अनुसार भी जनसंख्या के बारे में बताया गया है। अब लिखा गया जनसंख्या शिक्षा पर संगोष्ठी हुई थी करीब 16 से 30 अगस्त 1974 में, ये कमेटी बैठी थी। इसमें कुछ लोग क्या क्या कौन कौन सम्मिलित था ये इसको समझेंगे, हो सकता है हमारा पूछ लिया जाइए। कह रहा जनसंख्या विशेषज्ञ इसमें थे, कुछ विभिन्न देशों के प्रतिनिधि थे, पत्रकार लोग थे, देशों के नीति निर्धारक लोग थे, राष्ट्र संघ के अधिकारी इसमें क्या कर रहे थे, इतने लोग इस समिति में, इस संगोष्ठी में क्या कर रहे थे, पार्टिसिपेट या भाग लिए थे। और इस समिति में यह तय किया गया था, इस समिति में यह तय हुआ था कि जनसंख्या का संबंध जो है वह सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उत्थान से है। यानी जनसंख्या का जो जनसंख्या शिक्षा है उसका जो संबंध है वो हमारे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक के विकास में है, तथा जनसंख्या नीति एवं कार्यक्रम, जो जनसंख्या की नीति है और उसका कार्यक्रम है, इस शब्द के विकास कार्यक्रमों से संबंधित है। यानी इस शब्द का जो है उस सभी चीज़ें मिल करके इसके विकास के कार्यक्रमों से किससे हैं, संबंधित हैं। यानी फाइनली हम कह सकते हैं कि जनसंख्या जो है, जनसंख्या शिक्षा हमारे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और इसका जो कार्यक्रम हम करते हैं वो विकास के कार्यक्रमों से संबंधित है। अब इसमें कुछ मुख्य बिंदु हैं जिसको हम समझेंगे। जो कह रहा बहुमत के आधार पे, अब जब ये संगोष्ठी हुई थी तो उसमें अलग अलग लोगों ने अपना अपना विचार रखा था, लेकिन इसमें जो बहुमत मात्रा में थी, जो ज़्यादा लोग ये मानते थे, उस बिंदु को हमें पढ़ना है। पहला माना गया है कि हमें अगर जनसंख्या को कंट्रोल करना है, हमें जनसंख्या के बारे में जानना है, तो हमें क्या क्या जानना है कि जनसंख्या दर, जन्म दर और मृत्यु दर में संतुलन करना पड़ेगा। यानी कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं और कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, इन दोनों में हम क्या करेंगे, संतुलन बनाना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि किसी का, अगर किसी पॉपुलेशन में, किसी जनसंख्या में 5 जो हैं वो नए क्या हो गए, पैदा हो गए, जन्म हुए, और 5 जो हैं वो 5 व्यक्ति मर गए, तो जनसंख्या हमारी क्या होगी, पहले जनसंख्या 10 थी जिसमें 5 क्या हो गए और आ गए, तो ये हम ऐड कर लेंगे, और 5 क्या हो गए, मर गए, तो इसमें ये माइनस हो गए। यानी हमारा जनसंख्या क्या है, संतुलित रह गई, जैसे थी पहले वैसे ही रह गई। तो जनसंख्या को हमें क्या करना पड़ेगा, संतुलित रहने के लिए जो जन्म दर है, मृत्यु दर है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हमें संतुलन बनाए रखना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट हमारा है कि परिवार समिति करने के उपाय, सीमित करने के उपाय को, अगर हमें जनसंख्या को संतुलन बनाए रखना है तो हमारे जो परिवार जो है उसको सीमित रखना पड़ेगा, एक लिमिट में क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट, सन 1985 तक 62 वर्ष, सन 2000 तक 74 वर्ष की आयु प्राप्त करने का लक्ष्य होना चाहिए। अब इस समिति में ये कहा गया कि 1985 तक 62 वर्ष और 2000 तक 74 वर्ष की आयु जो है वो प्राप्त कर लेनी चाहिए। चौथा पॉइंट, स्त्रियों के लिए शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए, जीवन स्तर में बढ़ोतरी करनी चाहिए, राष्ट्रीय नीति और कार्य योजनाओं में परिवर्तन करने चाहिए, कानून द्वारा परिवार का सीमांकन करना चाहिए, पुरुषों के बराबर स्त्रियों की भागीदारी होनी चाहिए, देश में ग्रामीण अंचलों को उत्साहित करना चाहिए, माता पिता के लिए शिक्षा कार्यक्रम बनाया जाए। ये इसमें इस समिति में क्या किया गया, इतना निर्धारण किया गया। अब है हम बात करेंगे जनसंख्या शिक्षा की परिभाषा। अब जनसंख्या शिक्षा की परिभाषा जो है वह अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या किया हुआ है, अलग अलग दिया हुआ है, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ नाम लिखे गए हैं। अब ये आप पढ़ लेंगे। जैसे जनसंख्या शिक्षा का जो परिभाषा है, पहला है विंडरमैन के अनुसार। विंडरमैन क्या मानते थे, इनका कहना था कि जनसंख्या शिक्षा एक प्रक्रिया है। विंडरमैन जो थे ये मानते थे कि जनसंख्या शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक बालकों को जनसंख्या प्रक्रिया की प्रकृति एवं अर्थ, जनसंख्या की विशेषताओं, जनसंख्या वृद्धि के कारण एवं परिणाम तथा इन जनसंख्या के वृद्धि एवं परिवर्तनों का अपने परिवार, अपने समाज, राष्ट्र एवं विश्व पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों के संबंध में जानकारी दी जाती है, ये मानते थे। अब दूसरा जो है ये मानते थे VKRB राव, ये मानते थे जनसंख्या शिक्षा केवल चेतना से संबंधित नहीं है, बल्कि इसके प्रति विकास मूल्य एवं दृष्टिकोण के प्रति भी है, ताकि इसमें गुणात्मक एवं मात्रात्मकता का ध्यान भी दिया जाए। अब इसमें कई सारे साइंटिस्ट हैं, आप क्या करेंगे, इसको पढ़ लेंगे, जो आपको इजी लगे उसको याद कर लेंगे। अब आते हैं अगले टॉपिक पे।
अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता और महत्व क्यों पड़ी होगी। जनसंख्या जो शिक्षा है इसकी आवश्यकता क्या है, हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसका महत्व क्या है। तो जनसंख्या शिक्षा की जो आवश्यकता है वो क्या क्या है देखेंगे। पहला, जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता है जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए। अगर हमें जनसंख्या को बढ़ती हुई इस आबादी को जनसंख्या को रोकना है तो जनसंख्या विस्फोट को रोकना होगा। यानी जनसंख्या को विस्फोट को अगर हमें रोकना है तो जनसंख्या शिक्षा लोगों में क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। ये इसकी आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट, परिवार का जीवन स्तर उठाने के लिए जनसंख्या शिक्षा जरूरी है। परिवार के स्तर को क्या करने के लिए, उठाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए। और जो तीसरी पॉइंट है वो क्या कहती है कि जनसंख्या जो शिक्षा है उससे हम अच्छे स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए, उसके के लिए क्या है, लाभकारी है। अच्छा स्वास्थ्य कैसे रहेगा, पोषण के लिए हम जनसंख्या शिक्षा को हमारे पढ़ाया जाता है, ये हमारे लिए आवश्यक है। प्रदूषण को रोकना है तो जनसंख्या शिक्षा आवश्यक है। आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए जनसंख्या शिक्षा आवश्यक है। अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए जनसंख्या शिक्षा हमारे लिए आवश्यक है। माता पिता को उचित निर्देश देने के लिए जनसंख्या शिक्षा आवश्यक है। राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जनसंख्या शिक्षा का होना आवश्यक है। ये इसकी आवश्यकता थी। अब हम बात करते हैं जनसंख्या शिक्षा का क्षेत्र क्या है। तो जनसंख्या शिक्षा का जो क्षेत्र है उसको देखेंगे। कह रहा है जनसांख्यिकी तथा जनसंख्या वृद्धि। जनसांख्यिकी, जनसंख्या की जो जनसांख्यिकी इसके बारे में पढ़ना, जनसंख्या की वृद्धि कैसे हो रही है इसके बारे में पढ़ना क्या है, ये हम इसका क्षेत्र है। और क्या क्षेत्र है, जनसंख्या क्षेत्र। दूसरा है आर्थिक विकास और जनसंख्या वृद्धि के लिए, इसमें हम जनसंख्या शिक्षा को। फिर करें सामाजिक विकास और जनसंख्या वृद्धि, एक क्षेत्र है इसका जिसमें हम सामाजिक विकास के बारे में पढ़ते हैं। स्वास्थ्य पोषण और जनसंख्या वृद्धि, यानी स्वास्थ्य जो पोषण है, स्वास्थ्य क्या है, पोषण क्या है, इसका एक क्षेत्र अलग है। जैविक तत्व, पारिवारिक जीवन तथा जनसंख्या वृद्धि, यानी जो जैविक तत्व हमारे हैं, पारिवारिक जीवन है, इसकी एक अलग इस क्षेत्र है। ये सब अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है जो जनसंख्या शिक्षा को क्या करती है, इसको एक्सप्लेन करती हैं। तो ये इसके क्षेत्र हो गए। जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य क्या है, क्यों हमें जनसंख्या शिक्षा पढ़ाया जा रहा होगा, तो इसको हम देखते हैं। पहला, इसका जनसंख्या जो विस्फोट है उसमें क्या, जनसंख्या शिक्षा का जो उद्देश्य है वह है जनसंख्या विस्फोट की जानकारी देना। यानी जनसंख्या शिक्षा का जो उद्देश्य है वो जनसंख्या विस्फोट के बारे में जानकारी देता है, जनसंख्या विस्फोट के प्रभावों के बारे में बताता है। और तीसरा, जनसंख्या वृद्धि के कारणों पर प्रकाश डालता है कि जनसंख्या वृद्धि क्यों हुई। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय को बताता है, जबकि जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए क्या क्या उपाय हमें अपनाने चाहिए। मानव शक्ति के सदुपयोग की शिक्षा के बारे में बताता है, यानी मानव शक्ति जो है इसका सदुपयोग कैसे हम उपयोग करें ये बारे में बताता है, इसके बारे में बताता है। भौतिक संसाधन और पर्यावरण पर उनके प्रभाव के बारे में अध्ययन कराता है। ये जन्म और मृत्यु दर के बीच संतुलन की जानकारी के बारे में बताता है। ये परिवार कल्याण की शिक्षा देने के बारे में बताता है। तो ये सब इसके उद्देश्य हो गए। अगला, जनसंख्या शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए। आखिर हमारे जनसंख्या शिक्षा का लक्ष्य क्या है, तो पहला इसमें पॉइंट है जनसंख्या शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रति संपूर्ण शैक्षिक वातावरण को सचेत करना है। जो हमारी जनसंख्या बढ़ रही है इसके बारे में, जो हमारी शैक्षिक वातावरण है इसके बारे में लोगों को बताना है, इसका लक्ष्य। सन 1975 ईस्वी में सर्वप्रथम यूनेस्को में जनसंख्या शिक्षण पर विचार किया गया। अब ये पॉइंट देखिए यहाँ लिखा गया है कि जो यूनेस्को में जनसंख्या के बारे में था इस पर विचार किया गया। लेकिन हम बात करेंगे इंडिया की भी बात करेंगे, क्योंकि हम दूसरे कंट्री की बात के साथ इंडिया जो है 1951 में जनसंख्या जो है उसको क्या मान ली थी, ये प्रॉब्लम मान चुकी थी। तो इंडिया के बारे में बात करेंगे। 1951 में इंडिया ने क्या किया था कि जनसंख्या को बढ़ती हुई इसको एक समस्या बनाया और उसमें फैमिली प्लानिंग के लिए क्या किया, एक कार्यक्रम चलाया। तो इसके बारे में नाम नहीं है, बस याद कर लेंगे कि इंडिया भी इसमें इन्वॉल्व है और सबसे पहले इन्वॉल्व है। 1975 में तो यूनेस्को ने कहा था, लेकिन 1951 में इंडिया पहले इन्वॉल्व थी जिसने जनसंख्या बढ़ती हुई जनसंख्या को एक समस्या माना और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाया, जो बाद में चल करके आज RCH के नाम से प्रसिद्ध है। यानी रिसर्च चाइल्ड सेंटर के बारे में ये क्या है, रिसर्च चाइल्ड हेल्थ केयर के से ये प्रसिद्ध है। तो इंडिया भी है, इसमें याद कर लेंगे। यूनेस्को ने 1975 में और इंडिया ने 1951 में इसको समस्या माना था। तीसरा पॉइंट इसमें है भारत में 1979 में भारत में 1979 ईस्वी में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा जनसंख्या के महत्व को स्वीकार किया गया और सभी राज्यों में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से जनसंख्या प्रकोष्ठ की स्थापना की गई। वर्तमान विद्यार्थियों को जनसंख्या वृद्धि एवं उससे उत्पन्न समस्या के प्रति जागरूक करना, ये इसका क्या है, ये सब जितना हम पढ़ें क्या है, इसके लक्ष्य थी।
तो ये जनसंख्या शिक्षा की लक्ष्य है। अब बात करेंगे जनसंख्या शिक्षा संबंधित समस्याएं, कि जनसंख्या शिक्षा जो हम दे रहे हैं इससे संबंधित क्या क्या समस्याएं हैं जो इसको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। पहला है जनसंख्या संबंधित समस्या। देखिए क्या है, पहला जनसंख्या शिक्षा के प्रति भ्रामक धारणाएं। जनसंख्या शिक्षा जो इसमें बहुत सारे भ्रामक धारणाएं हैं, बहुत सारे भ्रम में लोग पड़े हुए हैं। दूसरा, जनसंख्या शिक्षा संबंधित उचित साहित्य पठन सामग्री का अभाव है। अभी जनसंख्या शिक्षा शिक्षकों और कार्यकर्ताओं का अभाव है। जो जनसंख्या शिक्षा को देने वाले शिक्षक हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका कमी है। जनसंख्या शिक्षा का पाठ्यक्रम का कोई स्थान नहीं है, कोई इसका अलग से सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है। फिर जनसंख्या शिक्षा संबंधित शोध का अभाव है। जनसंख्या शिक्षा से संबंधित कोई शोध हम नहीं करते, इसका अभाव है, कमी देखने को मिलता है। जनसंख्या शिक्षा हेतु आधुनिक जो तकनीकी है, उसके जो साधन है, मास मीडिया है, उसमें भी दुर्बलता देखने को मिलता है। इस पर कोई उतना जोर नहीं दिया जाता है। ये इसकी समस्या है। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन क्या है। प्राकृतिक संसाधन क्या है, दूसरी टॉपिक की बात करते हैं। इसमें है हैगेट के अनुसार, प्राकृतिक संसाधन में आता है हैगेट के अनुसार। अब एक यहाँ पे है वैज्ञानिक जी हैगेट, इनके अनुसार क्या है, कोई भी प्राकृतिक पदार्थ शक्ति तब तक संसाधन नहीं बनता जब तक वह मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं करता। कहा जा रहा प्राकृतिक संसाधन क्या है हमारे लिए, हम उसी को प्राकृतिक संसाधन मानेंगे जो हमारे लिए क्या है, हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता हो। कोई भी किसी भी वस्तु को हम अपना संसाधन नहीं मान सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए वही संसाधन है, हमारे लिए वही साधन है जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहा। तो ये यही कहते थे कि कोई भी जो प्राकृतिक पदार्थ है, कोई भी जो प्राकृतिक शक्ति है, वो हमारे लिए तब तक संसाधन नहीं बन सकता जब तक मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति न कर रहा हो। दूसरा है, ये कहते हैं PR त्रिपाठी और KN सुदर्शन के अनुसार ये क्या कहते हैं, इनका कहना है कि हमारे जो प्राकृतिक वातावरण का कोई भी अंग, जैसे भूमि, जल, वायु, खनिज, वन, चारागाह, वन्य जीव, वक्षी और यहाँ तक कि मनुष्य आबादी, जिससे मनुष्य का कल्याण हो, प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। यानी जितने भी प्राकृतिक पदार्थ है, जिसमें इस प्राकृतिक पर्यावरण में रहने वाले लोग हैं, उसमें मनुष्य भी हो, और सभी जो मानव के कल्याण के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए, मनुष्य के आबादी जिसमें इस कल्याण के लिए सब इन्वॉल्व हों, उन सब को प्राकृतिक संसाधन कह सकते हैं। यानी प्रकृति के द्वारा बनाए गए जितने साधन हैं मनुष्य को लेकर के, सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। दूसरा इसमें जिमरमैन के अनुसार ये क्या मानते हैं, किसी भी स्थल पर उपलब्ध किसी भी पदार्थ या भौतिक वस्तु को तभी संसाधन कहा जाएगा जब वह मनुष्य की किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयोग में लाया जाए। फिर वही पहला डिफिनीशन सेम कहा गया कि कोई भी भौतिक वस्तु है इस नेचर में, इस प्रकृति में, वह तभी मानव के लिए संसाधन, प्राकृतिक संसाधन कहा जाएगा जब मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करेगा। अगला है जनसंख्या वृद्धि का प्राकृतिक संसाधनों पर प्रभाव। अगर जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है तो प्राकृतिक जो संसाधन हमारे, उस पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। तो क्या क्या प्रभाव पड़ेगा उसको देखते हैं। पहला प्रभाव लिखा है आधुनिक कृषि व्यवस्था पर, हमारी जो आधुनिक कृषि व्यवस्था है उस पर इसका प्रभाव पड़ेगा। जीव जंतु का जो आवास है, यानी जंगल जो है, जो उसका विखंडन होने लगेगा। जलवायु परिवर्तन तो होगा ही, जो आप देख रहे हैं इस समय हो रहा है। प्रदूषण पे आप जानते हैं, कहना ही नहीं हमें, क्योंकि आप सब लोग जाने प्रदूषण पे कैसा प्रभाव पड़ेगा। प्राकृतिक जो आपदाएँ आपको पता है आएंगी ही। अत्यधिक उपभोग, कोई भी किसी भी साधन का ज़्यादा उपयोग हम करेंगे तो क्या होगा, हमारे लिए नुकसान होगा। एक फसलीय खेती हम कर रहे हैं, इससे भी हमारे लिए नुकसान है, क्योंकि जलवायु बदल रहा है। खनिज संसाधनों का अव्यवस्थित उपभोग, जो हम इसको खनिज संसाधन उसका हम क्या कर रहे हैं, वो अव्यवस्थित तरीके से उपभोग करेंगे तो वो भी हमारे क्या करेगी, प्राकृतिक संसाधनों पर क्या करेगी, एक प्रभाव डालेगी। अब बात करें जनसंख्या वृद्धि का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। मानव स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, वातावरण तो हमारा दूषित ही होगा, उचित पोषण का भी हमारा अभाव होगा, सही पोषण नहीं मिलेगा। जो अन्य पोषण है, जो विटामिन, जो मिनरल्स जो ह्यूमन को मिलने चाहिए सही समय पे, वो नहीं मिलेगा, जिससे लोगों में क्या होगा, कुपोषण होगा, उनका पोषण सही नहीं होगा, कई सारी बीमारियाँ आएंगी। अत्यधिक श्रम और अपर्याप्त निद्रा, यानी ज़्यादा हमें श्रम करना पड़ेगा, और ज़्यादा श्रम करने से हम उसके लिए जो निद्रा हमें चाहिए, जो नींद चाहिए, वो हम नहीं ले पा रहे हैं। ये सब मानव स्वास्थ्य पे हमारा क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। खेल कूद और व्यायाम की जो अवहेलना की जाएगी, क्योंकि खेल और व्यायाम भी हमारे ये जो स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है, इसमें भी जनसंख्या वृद्धि का क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। अब बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर प्रभाव के कारण क्या होंगे। पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ेगा उसके क्या इफेक्ट पड़ेंगे। तो एक धनंजय चोपड़ा जो थे, वह निर्देशक समाज सेवा सदन इलाहाबाद में थे। उनके अनुसार
इन्होंने बताया है कि जो बढ़ती जनसंख्या है इसका पर्यावरण पे प्रभाव क्या पड़ेगा। उद्योगों की बढ़ती संख्या की वजह से हमारा पर्यावरण पे प्रभाव पड़ रहा है। जो वाहनों का बढ़ता हुआ प्रयोग है, जो वाहन ज़्यादा हम उपयोग करें, वह जनसंख्या पे हमारे क्या करेगा, उसका प्रभाव पड़ेगा जनसंख्या पे। वनों की अत्यधिक कटाई की वजह से, हानि की वजह से हमारे जो वातावरण है, पर्यावरण है, उस पर इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। अब बात करें कि जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण तथा आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। जनसंख्या जो वृद्धि है उसका आर्थिक विकास पर प्रभाव क्या पड़ेगा, उसका आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा कि प्रति व्यक्ति की जो आय है, जो हर व्यक्ति जितना कमाता है उस पर प्रभाव पड़ने लगेगा। जनसंख्या तथा भूमि पर प्रभाव पड़ेगा, और जो जनसंख्या तथा जीवन स्तर है उस पर प्रभाव पड़ेगा। जनसंख्या तथा पूंजी निर्माण जो है उस पर प्रभाव पड़ने लगेगा। जनसंख्या, शिक्षा, चिकित्सा सहायता का आवास जो है उस पर प्रभाव पड़ेगा, सही से चिकित्सा नहीं मिलेगा लोगों को। जनसंख्या का खाद्य पूर्ति, जो जनसंख्या है उस पर जो मिलने चाहिए, खाद्य की जो पूर्ति होनी चाहिए वो भी नहीं मिलेगा। फिर भुगतान जो संतुलन की समस्या है वो भी क्या होगी, इस पर भी मिलेगा। जनसंख्या तथा ऊर्जा, इस पर हमारा प्रभाव पड़ेगा। और जनसंख्या तथा अनुत्पादक उपभोक्ताओं का भार जो है ये, इसकी वजह से क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव पड़ेगा, आर्थिक विकास पर पड़ेगा। अब आते पारिस्थितिक प्रणाली तथा जनसंख्या में संतुलन हम कैसे करेंगे। अगर हमें इसका क्या करना हो, संतुलित करना हो तो कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। तो इसमें दो वर्ड में हम इसको पढ़ते हैं, एक पारिस्थितिक प्रणाली और दूसरा क्या है, जनसंख्या वृद्धि। तो पारिस्थितिक जो प्रणाली है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसको एक जैव पर्यावरण, दूसरा अजैव पर्यावरण। जो पारिस्थितिक प्रणाली है जो हमारी, जो ये हमारे दो पार्ट से मिलकर बने, एक इसमें जैविक भाग है और दूसरा अजैविक भाग है। जैविक भाग क्या है, पूरी पारिस्थितिक में जैविक भाग हमारे कौन कौन से आते हैं, जितने जीवित रहते हैं, यानी मनुष्य, पेड़ पौधे आ जाते हैं, जो इस पारिस्थितिक के महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। अजैविक भाग इसमें आ जाएंगे जो निर्जीव पार्ट है, जैसे वायु, जल, मिट्टी, ताप, ये सब इसमें क्या हो जाएंगे, अजैविक पार्ट होंगे। हम कह सकते हैं पूरा हमारा पर्यावरण ही दो पार्टों से मिलकर बना है, पूरा हमारा इन्वायरमेंट ही दो चीज़ों से मिलकर बना है, पहला जैविक और दूसरा अजैविक इसके घटक हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा, अब इन सब चीज़ों की वजह से इसको संतुलन अगर हमें बनाना है तो क्या होगा, पहले हम समझेंगे कि क्या इसका प्रभाव होगा। अगर इस वातावरण में हमारा जनसंख्या बढ़ेगा तो औद्योगिकरण में वृद्धि होगी, औद्योगिकरण में वृद्धि होगी तो प्रदूषण बढ़ेगा, प्रदूषण बढ़ेगा तो हमारे आर्थिक विकास एवं प्राकृतिक संपदा में कमी आएगी। तो इसको अगर हमें बचना है, इन सब चीज़ों से हमें बचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी पारिस्थितिक प्रणाली है, जो हमारी नेचर है, यानी मनुष्य, पेड़ पौधे और जो जलवायु है, और जो हमारी जो ये हम प्रक्रिया कर रहे हैं जनसंख्या की, यानी जनसंख्या जो बढ़ती है, इन चीज़ों को हमें क्या करना पड़ेगा, संतुलित बना के रखना पड़ेगा। यानी जो हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, जो हमारी इन्वायरमेंटल चीज़ें हैं, उन दोनों को संतुलित बना के रखेंगे तो ही हमारा जीवन क्या होगा, वह ये हमारा सही से रहेगा। तो ये हमारा पहला फर्स्ट यूनिट था। उम्मीद है आप सब लोग को समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका है तो इसमें, इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और इससे रिलेटेड क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस तरह की जानकारी और इस तरह की हमें अगर वीडियो आपको चाहिए नेक्स्ट, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो सही समय पर मिलता रहे। फिर नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।